षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने खंड खंड में करके प्रक्रिया के लिए उपयोगी सारी संधि पढ़ ली। सारे कार्यों को हमने छोटे छोटे वर्ग बनाकर जान लिया। अब हम इकट्ठा करके उन सूत्रों का चिंतन करें कि यदि सकार परे है तो हमें किस प्रकार से संधि करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि संधि दो वर्णों के बीच में होती है। सकार परे होने वाली संधि ये नहीं देखती कि वो कौन सा सकार है। अंगकार्य हम करते हैं तो हमारे लिए सिप प्रत्यय अलग होता है और स्वा प्रत्यय अलग होता है। सिप हमारे लिए पित है और स्वा अपित है, तो दोनों के अंगकार्य समान नहीं हो सकते। किंतु सिप के आदि में सा है और स्वा के आदि में सा है, तो संधि के लिए दोनों समान है। संधि को केवल सा देखना है। अंग कार्य सिप को देखता है, स्वा को देखता है, किंतु संधि कार्य केवल सा को देखता है। आगे आने वाले एक अक्षर को देखता है संधि कार्य, पहला अक्षर और अगला अक्षर। और कभी कभी अम परे ऐसा कह देंगे तो दूसरा दिखेगा जहाँ विशेष कहा जाएगा। अन्यथा एक वर्ण पहले का, एक वर्ण उसके अव्यवहित पर, अव्यवहित पर सा और उस सा से अव्यवहित पूर्व जो भी वर्ण है, इन दो के स्थान पर संधि होगी। तो चाहे सन का सा हो, चाहे सिच का सा हो, चाहे सिप का सा हो, पित सकार हो, चाहे अपित सकार हो, चाहे स्या का सकार हो, तो संधि के लिए स्या, सिच, सन, सिप सब बराबर है। इसको ध्यान रखें। तो सकार परे होने पर किस वर्ण के स्थान पर किस प्रकार से संधि होगी, इसको हम इकट्ठा करके जान सकते हैं। अभी हमने एक साथ देखा था, जब सूत्र आया खरिच, तो खर में तो सा भी आ गया और ता भी आ गया और था भी आ गया। खर में तो ता था सा तीनों आ गए। पर जब हम अलग अलग चलते हैं तो ताथा परे होने पर तो झषस्तथो धोधा आ जाता है, तो खरिचा बाधित हो जाता है। वहाँ खर्चा नहीं लगाते हैं। झषस्तथो धोधा जहाँ प्राप्त होता है वहाँ खर्चा नहीं लगाते। तो इकट्ठे में खरीचा में ताथा सा तीनों बैठे हैं, पर अलग अलग करके जब तक हम ताथा के बारे में न जान लें और सा के बारे में न जान लें तो भ्रांति बनी रहेगी। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि सकार परे होने पर किस वर्ण के स्थान पर किस प्रकार से हमें संधि करता है। पदांत में होने वाली संधि का हमने विचार कर लिया। तो पदांत में होने वाली संधि, सकार परे होने वाली संधि, तकार थकार परे होने वाली संधि और धकार परे होने वाली संधि, इतने को यदि हमने जान लिया तो हम सब जान लेते हैं। मकार के लिए तो एक दो सूत्र हैं, कुछ ज़्यादा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सकार परे होने पर संधि के सूत्रों को किस प्रकार से लगाना है, सकार परे होने पर संधि के सूत्रों का किस प्रकार से प्रवर्तन करना है, इसको इकट्ठा करके अब हम विचार करते हैं। पर इसके लिए आवश्यक है कि अभी तक जितना हमने संधि का पाठ पढ़ा है उसको हम बुद्धि में स्थिर कर लें। उसके बाद केवल सकार को आगे रखकर हम संधि का पूरा विचार अब करेंगे। तो देखिए, कोई सा भी सकार हो, संधि का सूत्र नहीं देखता कि सिप का सा है कि स्या का है कि सन का है कि सिच का है, उसको सा से मतलब एक वर्ण से। तो सकार परे होने पर जब हम संधि करने चलते हैं तो सामान्य सूत्र आता है खरिचा। सामान्य सूत्र आता है खरिचा। वो कहता है खर परे होने पर झल के स्थान पर चर कर दो। झल के स्थान पर चर होता है खर परे होने पर। तो झल का अर्थ हो गया है झमय घट दश यानी चौथी व्यंजन, जब घट दश यानी तीसरे व्यंजन, खप छठत यानी दूसरे व्यंजन वर्ग के, और चक्ता कप यानी पहले व्यंजन, और शाशा सा। कितने झल हो गए? 4 3 2 1, चौथे तीसरे दूसरे पहले, ये 20 हो गए। और 4 हो गए शाशा सा, 4 हो गए शाशा सा। ये 24 व्यंजन है झल में।
सूत्र कहता है खरीचा कि खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। अर्थात ये जो हैं झल ये अपने अपने वर्ग के पहले बन जाते हैं प्रथम। तो का खा गा घा को का होना चाहिए, चा छा जा झा को चा होना चाहिए, टा ठा डा ढा को टा होना चाहिए, ता था दा धा को ता होना चाहिए, पा फा बा भा को पा होना चाहिए। ऐसा इसका कहना है, यही कहना हुआ इसका। तो का खा गा घा को का, चा छा जा झा को चा, टा ठा डा ढा को टा, ता था दा धा को ता, पा फा बा भा को पा। किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता हमेशा, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए नहीं होता, खरीचा सूत्र जो है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, सबसे पीछे का। ये त्रिपादी का है, और त्रिपादी का संविधान ये है कि पर त्रिपादी को आप लगाना चाहते हैं, यदि पूर्व त्रिपादी का कोई सूत्र पहले प्राप्त हो रहा है तो पूर्वोत्तरा सिद्धम कहता है कि पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध होती है। त्रिपादी में पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम च। तो खरीचा है 8-4 का, यदि कोई सूत्र उसके पहले का मिल जाता है तो खरीचा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए खरीचा को लगाने के पहले हमें उन सारे सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए जो सूत्र खरीचा को रोक देते हैं, खरीचा को चर नहीं करने देते। तो खरीचा से जो चर तो होता है वो झपट के जल्दी से नहीं करना चाहिए कि आपने देखा झल और आगे सा को देखा तो आपने कहा इसको चर कर दो, तो नहीं कर सकते। तो खरीचा के पहले जो सूत्र बैठे हैं पूर्व त्रिपादी के, उन सूत्रों का पहले चिंतन कर लेना चाहिए, और उनका चिंतन करने के बाद जो पूर्व त्रिपादी के सूत्र हैं उतनी जगह को छोड़ देना चाहिए। उतना छोड़ने के बाद जो खाली जगह बचेगी वहाँ खरीचा चर करेगा। यही विधि है, यही विधि है अष्टाध्यायी से काम करने की। तो वे सारे सूत्र जिनको हमें छोड़ना है वो 8-2 में बैठे हुए हैं, तो उनका विचार करना पड़ेगा। उनमें सबसे पहले विचार तो हम ये कर लें, सबसे पहले विचार हम ये कर लें कि एक सूत्र आएगा एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्वोः। इसको भी हमें पहले लगाना पड़ेगा। ये भी 8-2 का सूत्र है, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का है। खरीचा अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का है। यदि ये प्राप्त है जब तक, तब तक खरीचा नहीं कर सकता। पहले ये काम करेगा, फिर जगह बचेगी तो खरीचा करेगा, नहीं बचेगी तो नहीं करेगा। तो यहाँ पहले ये बुद्धि में स्थिर कर लीजिए कि हमको खरीचा से चर तो प्राप्त हो रहा है, खर परे होने पर झल के स्थान पर चर प्राप्त हो रहा है। जो सा है ये खर है, ता था सा तीनों खर है, धा खर नहीं है, धा झश है। तो ता था सा यदि आगे दिख रहे हैं हमको, प्रत्यय के पहले अक्षर के रूप में ता था सा दिख रहे हैं, तो हमें खरीचा करना चाहिए। ये सामान्य बात हुई। विशेष बात क्या हुई कि जहाँ 8-2 का कोई सूत्र कहेगा कि मत करो, तो वहाँ हमें नहीं करना चाहिए। तो एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्वोः सूत्र है 8वें अध्याय के दूसरे पाद में। पहले इसका विचार कर लें, फिर बचे हुए बाधकों का विचार करेंगे, फिर सबसे अंत में खर्चा को लगा लेंगे। जितनी जगह बचेगी उतनी उसको मिल जाएगी। यही बाध्य बाधक का नियम है। तो देखिए एकाचो बशो भश सूत्र है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है। और जो खरीचा सूत्र है यह 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में अंत में आने वाला सूत्र है। इसकी संख्या है 8-4-55, 8-4-55, 8-2-37। तो स्पष्ट है कि एकाचो बशोभश प्राप्त है तो खरीचा चर नहीं कर सकता। तो एकाचो बशोभश क्या कहता है? तो एकाचो बशोभश कहता है कि धातु है, उस धातु का अवयव जो एकच, धातु का अवयव जो एकाच, उसके अंत में हो झष और आदि में हो बश। तो झष का अर्थ क्या होता है? झ भय घ धश, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर झा भ घ ढ ध, ये झष। ये अंत में हो धातु के, और आदि में कौन हो? बश।
बश ने बा गा डा दा, जा को छोड़ दिया तो बा गा दा और डा ये अक्षर आदि में हो, अंत में हो झा भा घा धा धा, धातु के अंत में झा भा घा धा धा झश, और आदि में हो ब ग ड द जानी, ये धातु के आदि में हो। तो ऐसा कोई धातु नहीं है जिसके आदि में डा हो और अंत में झश हो, तो डा को हमने छोड़ दिया। ब गा और द धातु के आदि में हो, अंत में चौथा, इनमें से कोई भी व्यंजन हो। अंत का व्यंजन वर्ग का चतुर्थ हो, थोड़ा कठिन है पर समझ में आता है। पाणिनि का शास्त्र कठिन है पर जटिल नहीं है, उसको आप समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें चलने के लिए सीधे सीधे रास्ते बनाए हैं और प्रत्येक रास्ते में प्रकाश करके रखा है। ऐसा कोई सूत्र नहीं जिसको कोई समझ ना सका हो। तो कठिन है, तो कठिन का सरल कैसे होगा? जब अपनी बुद्धि को आप स्थिर कर लें। ये मन जो है ना, ये भागता है। चंचल भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम। जिसे वायु को बांधना कठिन है, ऐसे मन को बांधना कठिन है। तो भगवान कहते हैं नहीं है कठिन। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य अभ्यास से वश में आता है। सबसे बड़ा उपाय इसका है शास्त्र को पढ़ना। आप शास्त्र पढ़िए, आपका दौड़ता हुआ मन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और मन का मुट्ठी में आ जाना, मन पर विजय हो जाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं, भारत के जो शास्त्र हैं, ये ऋषियों ने लिखे हैं और ये जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले शास्त्र हैं। तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। झश का अर्थ हुआ वर्ग का चौथा व्यंजन, झाभा घाधा था। और बश का अर्थ हुआ वर्ग का तीसरा व्यंजन, किंतु जा को छोड़ दिया, बा गा डा दा। और डकार किसी धातु के आदि में ऐसा मिलता नहीं कि आदि में डा हो और अंत में झश हो, ऐसा कोई धातु नहीं है, तो डा को हमने छोड़ दिया। इस सूत्र को सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं कि सावधान होकर इसको देखते हुए आगे चलेंगे आप, नहीं तो झटित से आपने खरीचा से चर्च करके धर दिया, बिगड़ गया प्रयोग। तो इसको हर जगह देखते चलना है। धातु के आदि में हो बागादा, अंत में हो चौथा व्यंजन, पहला व्यंजन हो तृतीय और आखिरी व्यंजन हो चतुर्थ। और तृतीय में से जा को नहीं लेना, नहीं तो जब को आप ले लें। तो जब में आप बोले कि जा तो तृतीय है, भा चतुर्थ है, तो यहाँ नहीं लगना इसको, ठीक है। जैसे देखिए धातु है गृध, गृध है ना, अंत में क्या है धा, यह है चतुर्थ, गा है तृतीय, ठीक है। अब देखिए दृभ, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है ना। अब देखिए दघ, ये तृतीय है, चतुर्थ है। गृध है, 34 बनाइए, 3 4 3 4 3 4। गृध में पहला अक्षर तृतीय, दूसरा चतुर्थ, 3 4, ये भी 3 4। दग भी 3 4। गुध ये भी 3 4, ठीक है। और चौथा हो धातु में, और नहीं तो हो गया हो किसी सूत्र, जैसे हो जाने आके किसी को ढा बना दिया, हो जाने दे हा को ढा बना दिया तो भी हो गया। जैसे धातु था आपका ब्रीह, ये तो 3 है और हो जाने इसको ढा बना दिया तो ये हो गया बृध, ये भी 3 4 हो गया। ध्यान से देखिए, गृध पहला अक्षर तृतीय है यानी बश, आखिरी वाला चतुर्थ है यानी झश। ये त्रिभ में दा है बश, भा है झश। दग में दा है बश और घा है भश। गुध में
गा है बश और धा है झश। बश झश, बश झश, बश झश। ये गा बश और धा झश। और वृद्ध जब बन गया तो बा बश और ढा झश। अब देखो बंध, बुध, ये बा बश धा झश, बा बश धा झश। ठीक है ना। ऐसे धातु पर आपकी दृष्टि पे नहीं होना चाहिए, ये दृष्टि से चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो सत्य से निकल जाएगा, नहीं तो सर से निकल जाएगा और आपको दिखेगा ही नहीं और चूक जाएगा सूत्र। तो सूत्र कहता है, देखिए भाई, जब धातु आपके सामने आए तो आप ये देखिए कि धातु का अंतिम अक्षर झश है। झश यानी वर्ग का चतुर्थ। उस समय आप सावधान हो जाइए। क्या सावधानी करिए कि पुनः देखिए उस धातु को कि इसका पहला वाला अक्षर बश तो नहीं है कहीं, तृतीय। तो इसे बंद है तो ये धा है झश और बा है बश। ये झश है धा, बा है बश। और आपने लब ले लिया, लब तो भा तो झश है पर ला बश नहीं है, तो वहां हमको नहीं लगाना सूत्र। हमको तब लगाना है जब अंत में झश हो और आदि में बश हो। तब ये पहला वाला अक्षर बश है ना, इसको हमको भश बना देना है, मतलब तीसरे को चौथा बना देना है। तो बा को हम बना देंगे भा, गा को क्या बनाएंगे, गा को घा। बोलो ना, मुंह में आवाज क्यों नहीं है। गा, ये गा को घा और दा को दा को धा, ये दा को धा। यदि धातु के अंत का अक्षर हो झश अर्थात वर्ग का चतुर्थ और धातु के पहले वाला अक्षर हो बश, बा गा दा, ऐसे धातुओं में जो बश है पहला वाला अक्षर, उसको भश बना देना चाहिए, यानी अपने वर्ग का चतुर्थ बना देना चाहिए। पर ये कब बनाना चाहिए, जब इस धातु के बाद सा हो अथवा ध्वा हो अथवा ये अक्षर जो झश है पदांत हो। से ध्वे पदांते, सा परे हो, ध्वा परे हो, धा नहीं ध्वा, धी में नहीं होगा, ध्वे में होगा, ध्वे ध्वम, अथवा पदांत हो, तो हम एकाच झषंत बश जो है उसको भश बना देंगे। एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्वो हो। ये कब बनाएंगे, सा परे होने पर, ध्वा परे होने पर और पदांत में। देखिए बंध और चति, ये सा परे दिख रहा है और ये भश है और ये बश, तो इसको क्या हो जाएगा, बा को भा हो जाएगा, तो भंध बन गया। आप खरीचा लगा सकते हैं, तो धा को क्या बन जाएगा, खरीचा से चर होना है, अपने वर्ग का प्रथम हो जाए, क्या बन गया, भंस्यति। ये बन गया भंस्यति। इसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे जब हम सकार परे होने पर संधि करें तो सावधानी रखें कि कहीं तीसरा अक्षर तो नहीं है, अंत का चौथा तो नहीं है, तो चूक ना हो। भंस्यति। और यदि बुध लिया, बुध तो गुण कर देंगे पहले, तो बुध को बोध हो जाएगा। आत्मनेपदी धातु स्यते लगा दिया, बोध और स्यते। अब बा को क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि अंतिम अक्षर झश है इसलिए बनाएंगे। अब खरीचा कर देंगे तो धा को हो जाएगा ता, क्या बना, भोत्स्यते, भंस्यति, भोत्स्यते। ठीक है ना। ये सकार परे होने पर जब संधि पढ़ें तो इसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यही हमको टांग फंसाएगा बीच में काम करते समय। याद आ जाएगा बीच में कहीं कोई ना कोई प्रयोग गलत करवा देगा, तो पहले इसी को समझ लेना चाहिए, भंस्यति और भोत्स्यते। अब आगे संधि करने चलना, जब धातु मिलते जाएंगे तो सावधानी से देखते हैं कि 34 तो नहीं बन रहा है कहीं, पहला अक्षर तृतीय और दूसरा और आखिरी वाला चतुर्थ। देखो जो गोध गुद धातु है
यंगनुगंत बनाया। उदाहरण कर यंगनुगंत की बता सकते हैं आपको। जो वो धुर्ची, ये धा चतुर्थ है, गा तृतीय है, ये झष है, ये बश है, ये झष है और बश है। तो क्या हो जाएगा किसको? गा को घा। गा को घा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घा। अब हम धा को खरीचा कर देंगे। धा को चढ़ करके क्या बन गया? जो घोत्सी, जो घोत्सी। ये सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, सकार की संधि करना है तो सबसे पहले इसको पढ़िए और उसके बाद बाकी सब। जो घोत्सी और दादा घोत्सी आया तो देखिए ये घा है झष यानी चतुर्थ, और ये दा है बश यानी तृतीय। इसको भश हो जाए। दा को क्या भश होगा? दा को धा। क्यों होगा? क्योंकि सा परे, बिना निमित्त का कोई कार्य नहीं होता, सा दिखेगा इसलिए होगा। तो दा को हो गया धा। अब जब धा हो गया इसको, तो अब घा को क्या हो जाएगा? खरीचा से का हो जाएगा। जब का होगा तो सी को शी हो जाएगा। तो क्या बना? दा धक्षी। इसको दा हो गया, दा को धा हो गया और घा को का हो गया। जब का हुआ तो आदेश प्रत्यय से सा को शा हो गया। दादा घोसी, दा धक्षी। जो गोधुर्सी, जो घोत्सी। बंधुर्ष्यति, भंस्यति। बोधुष्यते, भोत्स्यते। इसको सबसे पहले पढ़ के तब सकार में प्रवेश करेंगे, नहीं तो सकार में अटकते जाओ। कोई ना कोई सूत्र, कोई ना कोई फिसल जाएगा। अब ढकार तो किसी धातु के अंत में है नहीं, तो बरह धातु जो ब्रेह धातु है, गुण किया बरह बन गया। इसको होठा से हमने ढकार बना के रख दिखा। तो ढकार किसी धातु के अंत में है नहीं, धातु है ब्रेह, उसको हमने उपधा गुण किया तो बरह बन गया। होठा से उसको ढा बना दिया ताकि आपको मालूम हो जाए, तो बर्ध बन गया। अब देखिए ढा है चतुर्थ, बा है तृतीय। ये क्या हुआ? झषंत बश। इसको हो जाएगा भश। तो बा को क्या बनेगा? बा को भा। अब ढा के बाद सा आया तो क्या हुआ? षडो का सी। इसको का बन गया। जब ये का बन गया तो ये शा बन गया। आदेश प्रत्यय हो। सा परे होने पर ढा को का होता है षडो का सी। और का के बाद जब सा आता है प्रत्यय का, इण के बाद और का के बाद, इण के बाद और कवर के बाद, तो बन जाता है शा। आदेश प्रत्यय से शब्द। तो क्या बन गया? और काशा संयोग इच्छा हो गया। काशा से इच्छा बनता है। बा को भा हुआ, ढा को का हुआ, सा को शा हुआ। बा को भा हुआ, एकाचो बशो भश। ढा को का हुआ, षडो कस्सी। सा को शा हुआ, आदेश प्रत्यय हो। क्या बन गया? भक्षति। भक्षति। जो घोक्षी, दा धक्षी, और ये भक्षति, और बंध भंस्यति, और बोध भोत्स्यति। इनको सावधानी रखना है। धातु के अंत का व्यंजन चतुर्थ हो, अथवा होठा ने ढा बना दिया हो, या दादे धातु और घा ने घा बना दिया, किसी सूत्र ने उसको चतुर्थ बना दिया हो, तब ये देखना है कि पहला वाला व्यंजन यदि तृतीय है बश, तो हमको इस सूत्र को ध्यान रखना है। कब रखना है? सा परे होने पर, ध्वा परे होने पर पदांत। इतना विचार करके अब हमको सकार परे होने वाली संधि का विचार करना चाहिए। इस भष्ट को पढ़ के, एकाचो बशो भष्ट सूत्र को समझ के तब सकार में हम प्रवेश करें। नहीं तो आगे कुछ धातु आएंगे और हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारे प्रयोग गलत हो जाएंगे। देखिए धातु है दृभ। दृभ सी आया, दरी दृभ और सी गुण कर दिया। उपधा को प्रत्यय पित है,
दरी दर्भ सी। अब देखिए दर्भ, ये भा चतुर्थ है, झश, और दा तृतीय है, बश, इसको भश हो जाएगा, तो दा को क्या हो जाएगा, धा। अब इस भाग को हम खरीचा से पा बना सकते हैं। भश करने के बाद तो दरी धर्प सी, तो बरध और स्यति, भरक्षति, दरी दर्भ और सी, दरी धर्प सी, बंध और स्यति, भंस्यति, बोधस्यते, भोज्यते। जो गोद और सी, जो घोत सी, जा गाध और सी, जा घाक्षी, जा गाध और सी, ढा को शजो का सी होगा, गा को घा, जा घाक्षी, दादग और सी, दा धक्षी, जो गोध को बनेगा जो घोध, फिर धा को खरीचा से हमने ता किया, जो घोध सी, ठीक है ना। अंध का अक्षर हो झश अर्थात वर्ग का चतुर्थ, और साथ में आदि का हो पहला वाला हो बश, इन्हें वर्ग का तृतीय हो ग द ब, जा को लेना नहीं है, डा मिलता नहीं, ये हो गया भश। इस एकाचो बशो भश सूत्र को पढ़ करके ही हमें सकार परे होने वाली संधि में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि सकार परे होने पर हमको सबसे पहले हमारे सिर पर आके बैठ जाएगा खरीचा, वो कहेगा चर करो, और उसकी बातों में आना नहीं है। खरीचा कहेगा चर करो तो मानना नहीं उसकी बात, कहना पहले देख लें तुम्हारे पहले कौन कौन बैठा है। तो हमने देखा 8-2 में, तो हमको सूत्रों की लाइन मिल गई, वहाँ बैठा है इसको संयोगाद्यो रंतेच, वहाँ बैठा है चोकु, वहाँ बैठा है भ्रश्च ब्रज, वहाँ बैठा हुआ है एकाचो बशो भश, वहाँ बैठा है शधो कसी, ये सब बैठे हैं 8-2 में। तो उनको करके तब खरीचा की बात को मानना है। झम्म से तत्काल झटिति खर्चा नहीं करते, नहीं तो बिगड़ जाएगा। इतना सब विचार करते, तो ये विचार हमने बता दिया, क्योंकि ये सब होते होते ये चूक जाता है, ये चूक जाता है। तो ये हमने क्या विचार किया, बशो भश, भश को होने वाला भश। इसके बाद अब सकार परे होने पर जो सूत्र हैं संधि के, जो खरीचा के पहले हमें लगाना है, उनका विचार करेंगे और जानेंगे कहाँ खरीचा निर्बाध लगता है बिना रुकावट के, और कहाँ खरीचा लगाने के पहले बाधाएं हैं। तो कहाँ कहाँ बिना रुकावट के लगता है, जहाँ उसका कोई बाधक नहीं आता, और कहाँ बाधक आता है, इसका विचार करते हुए अब हम सकार परे होने वाली संधि को बताएंगे। आगे सा बैठा है और उसके पहले 33 व्यंजन बैठे हैं, व्यंजन 33 है। तो 33 व्यंजनों को सा से कैसे मिलाएं हम, का खा गा घा चा छा जा जा या टा टा धा धा ता था धा धा ना पा फा बा बा मा, ये 25 हो गए, और 11 अलावा शा शा सा, ये 33 व्यंजन है। धातु के अंत में इनमें से कोई व्यंजन होगा और आगे सा होगा, तो हम संधि कैसे करेंगे। तो धातु के अंत में यहाँ तो मिलेगा नहीं, उसकी संज्ञा हो गई क्रिया ऋ इत्यादि, अंगा भी नहीं मिलेगा शींग जिंग, वहाँ भी इत संज्ञा हो जाएगी। तो 33 तो नहीं मिलेंगे, 31 व्यंजन हमको मिलेंगे। 31 व्यंजन बैठे हैं पहले और आगे खड़ा है सा, ये युद्ध है, एक तरफ 31 है, एक तरफ सा है। अब कैसे चाल हमको चलना है, इसका विचार कीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल पाणिनि के गणित से। तो सा को देखिए, सा कैसा है, खर है, वर्गों के दूसरे और पहले व्यंजन और शा शा सा, इनका नाम खर है। तो प्रत्यय ता था और सा से शुरू हो रहा है, प्रत्यय ता था और सा से शुरू हो रहा है, ता भी खर है, सा भी खर है, था भी खर है। ता था सा से यदि आगे एक अक्षर है
कोई प्रत्यय ता था सा से यदि आरंभ हो रहा है तो यहाँ सबसे सामान्य सूत्र है खरीचा। हमारी बुद्धि में आता है कि खरीचा से हम इसके पहले आने वाले झल के स्थान पर चर करते हैं। खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। झल यानी झभय घटदश यानी चौथे अक्षर, जब गटदश यानी वर्ग के तीसरे अक्षर, खप छठत यानी वर्ग के दूसरे अक्षर, और चटता कप यानी वर्ग के पहले अक्षर, और शाशा सा। 4 3 2 1 शाशा सा, इसका नाम है खर। तो सामान्य संधि का कौन सा सूत्र पहले आएगा कि सा खर है और खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होना चाहिए। झल के स्थान पर चर होना चाहिए। तो ये चर करेगा क्या? तो कोई भी सूत्र बाधा को छोड़ करके काम कर सकता है। यदि कोई उसको नहीं रोकेगा तो करेगा, जहाँ नहीं रोकेगा वहाँ कर देगा, और जहाँ कोई सूत्र रोक देगा वहाँ नहीं करेगा। तो देखिए खरीचा सूत्र जो है ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी के जो बाद के अंत के 3 पाद हैं 8 2 8 3 8 4, इनका नाम है त्रिपादी। उसके पहले 7.25 अध्याय का नाम है सपासप्त अध्याय, और 3 पाद का नाम है त्रिपादी। और त्रिपादी के लिए क्या संविधान है कि 2 सूत्र त्रिपादी के इकट्ठे हो जाएं यदि एक साथ एक जगह पर, तो कौन सा सूत्र काम करेगा? तब हम पूर्व त्रिपादी से काम करेंगे और पर त्रिपादी को सिद्ध कर देंगे। तो खरीचा के पहले यदि त्रिपादी में खरीचा के पहले वाला कोई सूत्र आ गया तब आप नहीं कर सकते। जैसे आपने लिया त्यज, त्यज और क्षति, तो त्यज में जो जा है झल है, क्योंकि 4 3 2 1 झल होते हैं, क्योंकि 4 3 2 1 झल होते हैं। तो त्यज का जा है झल है, और क्षति का जो सा है ये खर है, झल के बाद खर है। तो आपको क्या करना चाहिए? खरीचा कहेगा कि जा के स्थान पर हम पहला अक्षर बना देंगे चर, पर ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सूत्र बैठा है पूर्व 8 2 में, या 4 का है खरीचा 8 2 में बैठा है चोह को, तो कहता है चवर के स्थान पर कवर्ग होगा। तो चवर के स्थान पर कवर्ग पहले होगा, बाद में खरीचा लगेगा। खरीचा के पहले वाले जो सूत्र हैं पूर्व त्रिपादी के अथवा सपा सप्ताध्याय के खरीचा के पहले का कोई भी सूत्र यदि प्राप्त है तो खरीचा काम नहीं कर सकता। तो खरीचा को हम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहाँ कोई बाधक नहीं होगा। ये सब काम जब हो जाएंगे तो अंत में उसका मौका आएगा काम करने का। ये बात समझ लो, आगे समझ में कि खरीचा सूत्र कब लगेगा? जब खरीचा को रोकने वाला कोई सूत्र नहीं आएगा, या खरीचा के पहले वाले सूत्र हैं पूर्व त्रिपादी में, अथवा और उसके पहले सपा सप्ताध्याय में यदि कोई सूत्र हैं तो उनके रहते हुए खरीचा काम नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो कौन कौन से वर्ण हैं जिनमें खरीचा काम नहीं कर सकता पहले, और कौन कौन से हैं जिनमें कर सकता है? कौन कौन से वे हल हैं जिनके बाद सा आने पर खरीचा नहीं रोकता? पहले हम उनको देखें। खरीचा को जहाँ कोई नहीं रोके ऐसे वर्णों को विचार हम पहले कर लेते, फिर जो बचेंगे उनका विचार बाद में कर लेंगे। पर खरीचा को सहसा झटित नहीं लगाना चाहिए। खरीचा हो चाहे झलाम चाहे झश हो, पर त्रिपादी के सूत्र को बिना विचारे नहीं लगाना चाहिए। यदि पूर्व त्रिपादी का कोई सूत्र बैठा हुआ है तो देखो हम बताते हैं। ये आपकी वर्णमात्रिका है। का खा गा घा ये धातु अंत में है, तो खरीचा का खा गा घा के स्थान में पहला व्यंजन कर देगा का। चर होना यानी अपने अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाना, यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। यदि का खा गा घा आपको अंत में दिखे तो आप खरीचा से उनको का बना दीजिए और चवर्ग को छोड़ दीजिए। चवर्ग में खरीचा झलाम शशि कुछ नहीं लगता, पहले उसके लिए दूसरे सूत्र बने हैं जो पूर्व त्रिपादी में, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो काखा गाघा को का बना दीजिए, जैसे शक और स्यति, तो का को का ही होगा, और स्यति का जो सा है वो शाह हो जाएगा आदेश प्रत्यय से, तो शक्षति। ठीक है ना? अब खा देख लो, खा
तो खा के बाद तो स्थिति मिलने वाला है नहीं। तो हम आपको यंग लुगंत से उदाहरण देते हैं। सारे उदाहरण चाहिए तो यंग लुगंत हो देगी। तो हम देते हैं आपको माँ मख, माँ मख। और स्या परे होने पर सारे वर्णों के उदाहरण नहीं मिल सकते। आप चाहे खा गा घा के बाद स्थिति लगा लें तो आपको उदाहरण मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मालूम है कि ककारांत में एक अनिट होता है शक, और खकारांत गकारांत घकारांत सब सेठ होते हैं। ककारांत के बाद चकारांत आता है। तो का से चा के बीच में जितने व्यंजन हैं वो जिस धातु के अंत में आएंगे वो धातु सेठ हो जाएंगे। तो यदि मख के बाद स्थिति लगाएंगे तो मखिष्यति हो जाएगा, और लग के बाद लगाएंगे तो लगिष्यति हो जाएगा, और घग में लगाएंगे तो घगिष्यति हो जाएगा। तो यदि हमको संधि में उदाहरण देखना है खा गा घा का, तो हमको यंगलुक से लेना पड़ेगा, यंगलुक से लेना पड़ेगा। देखिए, मामख लालग जाघग, ये खा गा घ, आगे सा परे है, इनको क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। मामक्षी, मामक्षी लालक्षी जाघक्षी। स्या लगा के नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वहाँ इडागम हो रहा था, वो अर्धातुक था। सी सार्धातुक है, यहाँ इडागम नहीं हो रहा, इसलिए इसको दिखा सकते हैं। और यहीं पर शक भी यहीं लिख लीजिए, इसको भी यहीं लिख लो, क्या जरूरत है स्या लगाने की। शासक, ये हो गया काखा गाघा। शासक, शासक्षी, मामख, मामक्षी, रारग, रारक्षी, लालग, लालक्षी, जाघग, जाघक्षी। काखा गाघा को खरिच सूत्र से चर्त होकर के का बना लीजिए यदि आगे सा है तो। ये संधि किसके बीच में है? काखा गाघा और सा के बीच में है, इससे कोई लेना देना नहीं, और सा के ई से भी कोई लेना देना नहीं। संधि पूर्व का एक बाउल, पर का एक बाउल, दो के स्थान पर होती है। दो के बीच में संधि का उच्चार होता है। ये काखा गाघा की बात हो गई, पर चाचा जाझा की बात इसके बाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पूर्व त्रिपादी में दूसरे सूत्र बैठे हैं, तो उनको अभी हम रोक दें। ये काखा गाघा हो गया। हाँ, तो देखिए, चवर्ग को छोड़ दिया, तो देखिए चवर को छोड़ दिया क्योंकि चवर्ग के लिए दूसरे सूत्र आएंगे जो खरीचा को काम नहीं करने देंगे। वो पूर्व त्रिपादी के सूत्र हैं, उनके प्रति पर त्रिपादी का सूत्र खरीचा सिद्ध है। तो जहाँ जहाँ वो काम नहीं कर सकता खरीचा, उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको अंतर बताएंगे। तो ट ठ ड, यहाँ खरीचा काम करेगा, तो टा ठा डा को क्या बन जाएगा? चर होके टा। रारट और सी, मामठ और सी, लालच और सी। टाठा डाढ़ा को खरीचा से टा हो जाएगा। जब टा बन जाएगा तो सी जो है स्टोनाष्टो से शी बन जाएगा। रारक्षी, मामक्षी, लालक्षी। और ढा नहीं बनेगा क्योंकि ढा के लिए सूत्र 8-2 में बैठा हुआ है, वो है षढ़ो का सी। ढा के बाद जब सा आएगा तो इसको षढ़ो का सी से का हो जाएगा। तो टवर्ग में से टाठा डा को लीजिए, कवर्ग में काखा गाघा को का हो जाएगा, और टवर्ग में टाठा डा को टा होगा, ढा को नहीं होगा। तो ढा को क्या होगा? षढ़ो का सी, ढा को का हो जाएगा। और किसी धातु के अंत में धातु है नहीं, तो ढा का उदाहरण कहाँ से दिखाएं कि हमने धातु लिया वह और उसको होढ़ा से कर दिया ढा, तो बन गया वाह वढ़ और सी। ढा के बाद सा आया तो षढ़ो का सी ने ढा कर दिया का, और का के बाद जब सा आया तो आदेश प्रत्यय ने सा को किया शा, और का शा संयोगे क्षा, वाह वक्षी। ये हो गया पूरा टवर। काखा गाघा हो गए, गाँ मिलना नहीं है। टाठा डाढ़ा हो गए, टाठा डाढ़ा हो गए।
ये टवर का टाठा डाठा हो गया। औना के बाद कुछ नहीं होगा, चलना आएगा तो औना को कुछ नहीं होगा, उसका अस्सी आएगा तो ये इष्टु है, उससे इस्तु है तो उसको श हो जाएगा। ये टवर हो, ठीक है। अभी चाचत, चत धातु है। यदि हम आपसे कहेंगे चत धातु से स्यति लगा दो तो लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि तकारांत सारे धातु सेट होते हैं, तो चतुष्यति बन जाएगा। तो चत धातु से और मथ धातु से, एक मंथ धातु भी है, एक मथ धातु भी है, तो मथ धातु से, चत धातु से आप स्यति लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर इडागम होगा, चतुष्यति मथिष्यति बन जाएगा। और हमें पूरे उदाहरण चाहिए तो हमें यंगलुक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यंगलुकन धातु जब होगा और उसके आगे हम प्रत्यय बैठाएंगे सार्वधातु, तो बीच में विकरण नहीं आएगा, क्योंकि यंगलुकन सारे धातु चरकरितंच के अनुसार अदादिगण के होते हैं। तो वहाँ जब सिक को लगाएंगे तो शब्द का लुक हो जाएगा। तो संधि किसी को सीखना है, संधि का अभ्यास करना है, तो यंगलुकन धातुओं के रूप बनाना चाहिए। बने बनाए यंगलुकन धातु को लेकर के उनसे संधि का अभ्यास करिए। देखिए चाचक, तो ये चाचक में ता है, मामथ में था है, ये दा है और धा है। चाचत मामथ रारद रारथ, ये ताथा दाधा, इनको कोई नहीं रोक रहा है सा परे होने पर, तो क्या होगा? खरीचा। खरीचा से इनको चर हो जाए, तो चर होकर क्या बनेगा? ताथा दाधा को ता, क्या बनेगा? ता, ताथा दादा को ता हो गया। तो चाचत्सी, मामत्सी, रारत्सी, रारत्सी, ताथा दादा को ता। जहाँ खरीचा को कोई रोक नहीं रहा है वहाँ खरीचा काम करेगा। ये सामान्य सूत्र है, सकार परे होने पर सामान्य सूत्र है खरीचा। पर खरीचा वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ उसके पहले कोई बैठा है जंजा लेकर, उसके पहले बैठे हैं जो सूत्र पूर्व त्रिपादी के, उससे बलवान है वो, उसको काम नहीं करने देंगे। उनकी दृष्टि में है ही नहीं, उनकी दृष्टि में असिद्ध है वो। तो ये चारों में नहीं रोका किसी ने, तो यहाँ हो गया। कहाँ कहाँ खरीचा लग गया? काखा गाघा में लग गया, टाठा डा में लगा, ताथा दाधा में लग गया, लग गया यहाँ, ये बन गए चार। और ना आएगा तब क्या करेंगे? जैसे हन आया और ना, हन उसी, तो ना में तो खरीचा प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि झल नहीं है। तो हन में क्या होता है? अपदांत नकार को अनुस्वार होता है झल परे होने पर, नश्चा पदांत से झली, तो इसको हो जाएगा ना को अनुस्वार, तो बन जाएगा हंस। ताथा दाधा ना हो गए। हम पूरे 31 अक्षर आपको दिखा देते हैं। और फिर आप समझिए कि दुनिया का कोई भी प्रत्यय आपको मिलेगा सा से शुरू होगा। यदि सा परे है तो यही संधि करना है। संधि का सब प्रत्यय से संबंध ही नहीं है, संधि का संबंध एक अक्षर से है। जो अक्षर आगे बैठा है, जो वर्ण आगे बैठा है, जो हल आगे बैठा है, उसी को देखना है बस। तो ताथा दाधा ना की संधि हो गई। ताथा दाधा को हम ता बनाएंगे खरीचा से, और ना को हम नश्चा पदार्थ झरी से अनुस्वार बना देंगे। ताथा दाधा ना निपट गए, काखा गाघा निपट गए, टाठा डा भी निपट गए। अब आए पाफा बाभा। माँ को मत लेना, माँ तो झल नहीं है, माँ को यही होगा, अपदांत माँ को यही होगा। क्या होगा? अनुस्वार। अब देखिए पा, हम पा बता रहे हैं। लालप, लालप में सी आएगा तो क्या होगा? लालप सी। देखो लालप, पा, फा रारप, बा चाकब, भा लालप। झले चारों है ना? इन चारों के स्थान पर खरीचा से क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। खरीचा से क्या होगा? पा होगा, क्योंकि यहाँ भी कोई बाधक नहीं है। यहाँ कोई पूर्व त्रिपादी का सूत्र, खरीच के पहले कोई सूत्र नहीं रोक रहा है। तो पाफा बाबा को पा, लालपसी, रारपसी, चाकपसी, लालपसी हो गया। ये पाफा बाबा हो गए। काखा गाघा, टाठा डा, ताथा दाधा, पाफा बाबा। और जब माँ आएगा, माँ, तो माँ को क्या करेंगे? तो माँ तो झल है नहीं, तो वहाँ खरीचा की प्राप्ति ही नहीं है, तो वहाँ क्या प्राप्त है? नश्चा पदांत से झल। जंगम सी, तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा जंग घन से।
ये पवर्ग हो गया। हम लेंगे या और वा, या और वा, तो जा है और सी, तो लोपो अव्योर वही, या का लोप जा हसी, और वह मिलेगा नहीं आप, यंगलुगन पे वकार मिलता नहीं है, जा हसी, और राव ला को कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कहा तात सर, रावला, इनको कुछ नहीं होता, तो रा के बाद सी आया, तो रावला क्या है, इन है, ये ऊँगा ये उछाई वरत लौड़, इन है ना। इन के बाद आने वाले प्रत्यय के सकार को शकार होता है। आदेश प्रत्ययों से इन और कवर्ग के बाद आने वाले, इन और कवर्ग के बाद आने वाले प्रत्यय के सकार को शकार होता है। तो ये इन है, तो इसको हो गया शी, ठीक है। तातर्षि जा गलशी, ये बन गया, यार अलावा हो गए। अब क्या रह गया, अब रहेगा शाशा साह और चवर्ग, इतने हो गए ना, शाशा साह और चवर्ग रह गए। इनको हम पढ़ लें तो हम समझेंगे हमने पूरा बोल लिया। इनको बना लेते हैं तो हमें मानेंगे कि हमने सकार परे होने पूरी संधि जान ली। फिर चाहे स्या मिले, चाहे सीउट मिले, चाहे सिच मिले, चाहे सन मिले, चाहे सिप मिले, चाहे स्वा मिले, चाहे से सेन से, कोई प्रत्यय मिले, कोई भी सा मिलेगा। संधि को प्रत्यय से मतलब नहीं, संधि को एक अक्षर चाहिए, सा। उस सा को देख रहा है केवल, सा के आगे पीछे क्या है इससे उसको मतलब नहीं, वो कित है कि पित है इससे भी उसको मतलब नहीं। सिप प्रत्यय सी है, सिप प्रत्यय पित है, और स्व प्रत्यय पित, उसको इससे कोई मतलब नहीं, उसको प्रत्यय से मतलब ही नहीं, उसको एक अक्षर चाहिए, उसी में संधि करते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम आपको शाशा सा बता देते हैं। देखो ताला विषय है धातु के अंत में, आगे सा है, सी नहीं सा, तो शा को होगा भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह से शाह हो जाएगा। तो खर्चा प्राप्त है क्या, या भी नहीं है, खर्चा प्राप्त है या, ये शाह झल है ना, ये खर है, खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है, सूत्र तो यही कह रहा था। तो ये जो शाह है ये झल है, और ये खर है, तो खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। खरीचा प्राप्त था ना यहाँ, ये झल है कि नहीं है, हल तक झल है, तो खरीचा तो प्राप्त था, पर ताला भी शाह मिलेगा, मूर्धन्य शाह मिलेगा, तो खरीचा नहीं रख सकता, क्योंकि 8-2 का सूत्र है भ्रश्च भ्रश्च, खरीचा 8-4 का है। तो जहाँ पूर्व वाला सूत्र कोई प्राप्त है तो वहाँ खरीचा काम नहीं कर सकता, तो खरीचा नहीं लग सका यहाँ। तो इस शाह को हमने भ्रश्च भ्रश्च सूत्र से मूर्धन्य शाह बना दिया। भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह, ये दूसरे पाद का सूत्र है 8-2 का, इसने शाह बना दिया। अब शाह बना दिया, अब खर्चा लगेगा, अभी नहीं लगेगा, क्योंकि शजो कस्य आ गया, अभी भी झल है और ये खर है और नहीं लग सकता। शजो कस्य ने कहा शाह को हम बनाएंगे का सा परे होने, जब ये का बन गया तो इस सा को बन गया आदिश प्रत्यय से शाह, माँ मक्षी, माँ मक्षी बन गया। जब लालच धातु आएगा मूर्धन्य शाह, तो इसको सीधा शजो कस्य हो जाएगा। जब एक का हुआ तो ये शाह हो गया, तो लालक्षी कितने अक्षर हो गए, शाह हो गया, तालब शाह, मूर्धन्य शाह हो गया। अब क्या आना चाहिए, दंत सा। अब दंत सा की बात होनी चाहिए। देखो ये सा परे है, ये भी सा परे है, पहले भी सा बाद में भी सा, तो दंत सा के बाद जब दंत सा आएगा तब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो आगे आने वाला सा है, पर में जो सा है, ये सार धातु के 11 धातु। सा के बाद जब सा आने पर संधि आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा प्रत्यय को, केवल दंत सा होगा तब पहचानना पड़ेगा आपको प्रत्यय, ये जो आगे वाला सा है ये सार धातु के 11 धातु। तो स्या कैसा है,
आर्धातुक। ये सी कैसा है? सार्धातुक। ये आर्धातुक है स्यति, और इसी जो है आर्धातुक, स्य आर्धातुक है, उसी सार्धातुक है। सूत्र कहता सस्यार्ध धातुके, सह स्यार्ध धातुके, सह सी आर्धातुके, सी है ना सकारादौ, सकार के स्थान पर तकार हो जाता है, सा के स्थान पर ता हो जाता है। कब हो जाता है? जब सकार आदि आर्धातुक प्रत्यय परे होगा। आर्धातुक प्रत्यय का सकार होगा तो सा को ता हो जाएगा, तो क्या बना? वत्स्यति। और सार्धातुक में कुछ नहीं होगा, तो वावस्य ऐसी रहेगा, वावस्य। आस्य, आस्य कुछ नहीं होगा, आसो से आस्य, वावसो सी वावस्य। किंतु वस और स्यति जब आया तो वत्स्यति। ठीक है ना? साधातुक आधातुक को पहचानते हो ना भाई? तो आधातुक प्रत्यय परे होगा, उसका सकार यदि है परे तो उसके पहले वाले सकार को तकार हो जाएगा, और साधातुक सकार परे है तो कुछ नहीं होगा। ये शा सा की बात हो गई। अब क्या रहेगा? अब रह गया ह और च, ह और च वर्ग रह गया। आज के व्याख्यान में एतावदेव।